हेलो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग करने के पहले हमें कुछ अजम्पशंस, कंसेप्ट, कन्वेंशन, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, रूल के बारे में पता होना चाहिए। और ये कंसेप्ट, कन्वेंशन, गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स ये सब हमें किसने प्रोवाइड किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI। और ये जो रूल्स, कंसेप्ट, अजम्पशंस, गाइडलाइंस है, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? गैप्स के नाम से। क्या था इसका फुल फॉर्म? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हमने पिछले वाले वीडियो में और 3 कंसेप्ट पढ़ लिया था। क्या क्या कंसेप्ट था? एक पहला था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, तीसरा था हमारा अक्रूवल कंसेप्ट। इस वाले वीडियो में हम बाकी 5 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट देखिए क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका और एक नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि हमारा ओनर और उसकी बिजनेस, ठीक है, इन दोनों को ही हमें अलग अलग एंटिटी समझना है। समझे बात? अलग अलग अस्तित्व मानना है। ये दिमाग में रख के ही हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने हैं। ऐसा क्यों? ये समझिए। देखिए, मालिक अपने बिजनेस में जो कुछ भी लगाएगा, जो कुछ भी लगाएगा मतलब क्या होता है? या तो कैश लगाएगा या फिर कोई सामान लगाएगा। ठीक है, कैश या फिर इन काइंड लगाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? मालिक अपने बिजनेस में कुछ भी चीज इन्वेस्ट करेगा, उसे हम क्या समझते हैं? कैपिटल समझते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बदले में, ये कैपिटल के बदले में मालिक क्या चाहता है कि उसे बिजनेस से कुछ रिटर्न में मिले। तो इस कैपिटल के बदले बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑनर को इस कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करे। समझ आई बात? क्या प्रोवाइड करेगा? बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओनर को इस कैपिटल के बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। ठीक है, इसको और एक तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारा जो ओनर है उसके फर्नीचर की दुकान है। ठीक है, उसका बिजनेस क्या चीज का है? फर्नीचर का। ठीक है, और उसके घर में एक चेयर की जरूरत पड़ी। तो जब उसके खुद की फर्नीचर की शॉप है तो क्या वो कहीं और से फर्नीचर खरीदने जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या कर रहा है? अपने बिजनेस से क्या कर रहा है? एक चेयर निकाल रहा है। और मान लीजिए अपने घर के सामान लाने के लिए वो 5000 रुपीज भी अपने बिजनेस से निकाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मालिक अपने बिजनेस से कुछ भी चीज विड्रॉ करता है, निकालता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए पहले वाले केस में जब मालिक अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा था, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी थी? टू रिटर्न बिजनेस की। तो बिजनेस इस कैपिटल के बदले में क्या रिटर्न किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए क्या हो रहा है? मालिक जो है बिजनेस से विड्रॉ कर ले रहा है, निकाल ले रहा है। तो अब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? टू रिटर्न मालिक की। क्या रिटर्न करेगा वो ड्रॉइंग के बदले? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ने रिटर्न की थी, वैसे ही यहाँ पर मालिक रिटर्न करेगा ड्रॉइंग्स के बदले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी देखिए, इसको समझिए अच्छे से। इस वाले केस में जो कैपिटल था, जो मालिक ने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, वो एक तरीका का बोझा है बिजनेस के लिए। क्यों बोझा है? क्योंकि उसे इस कैपिटल के बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। किसके लिए? बिजनेस के लिए। लेकिन मालिक के लिए ये क्या कहलाएगा? इनकम, है ना? उसके पास तो आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस केस में देखिए, इस केस में हुआ क्या था कि बिजनेस से ओनर ले लिया था। ठीक है, तो अब ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस को वापस करने की। तो इस वाले केस में बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है। ठीक है, इनकम या प्रॉफिट। और मालिक को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस हो रहा है, क्योंकि उसके पास से पैसा जा रहा है। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें किसके हिसाब से रिकॉर्ड करने हैं ट्रांजैक्शन और किसके हिसाब से नहीं रिकॉर्ड करने। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक कंसेप्ट दी गई, जिसके हिसाब से हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, ना कि मालिक के हिसाब से। समझ आई बात? इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारा जो मालिक है वो बिजनेस का क्रेडिटर कहलाता है। क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? जो पैसा पाएगा एट द एंड। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं।
According to this concept, the owner of a business is always considered as distinct and separate from the business he owns. मतलब इस कंसेप्ट के तहत जो हमारा मालिक है वो बिजनेस से अलग एक अस्तित्व, उसका एक अलग अस्तित्व है. Business transactions are therefore recorded in the books of account from business point of view and not from owner. हम लोग जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो किसके मुताबिक या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से. समझ आ रही है बात? और ये लास्ट लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट. ओनर आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस. ओनर जो है वो क्रेडिटर ट्रीट किए जाएंगे बिजनेस के नजरिए से. क्यों? क्योंकि एट द एंड जो भी मालिक ने बिजनेस में लगाया है वो एट द एंड कौन लेकर जाएगा? मालिक ही लेकर जाएगा. समझ आई बात? ये कंसेप्ट हमें बताता है कि मालिक का एक अलग अस्तित्व है और बिजनेस का एक अलग अस्तित्व है. बिजनेस के हिसाब से हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, मालिक के हिसाब से हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं. वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को चलाता है, वो बिजनेस नहीं है. समझ आई बात? अब हमारा दूसरा कंसेप्ट है. कौन सा कंसेप्ट है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. अभी इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा. मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे में हमने 5000 kg रॉ मेटेरियल, हमारे पास 5000 kg रॉ मेटेरियल है, ठीक है, और हमारे पास फिनिश्ड गुड है 10,000 kg. फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और हमारे पास 5 मशीन्स है, 100 चेयर्स है और 20 फैंस है. ठीक है, ये सब हमारे पास है एट अ पर्टिकुलर डे. ठीक है, तो क्या हम इन सब को अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं? ये एक्सप्रेस हो पा रही है इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं हो पा रही, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. अब देखिए एक और सिचुएशन जिसमें हमें बताया गया कि हमारे पास रॉ मटेरियल है ₹2,50,000 की और हमारे पास फिनिश्ड गुड है 5 लाख की, मशीन्स है ₹2 लाख की और चेयर्स है 50,000 के एंड फैंस है 80,000 के. अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर पा रहे हैं? मनी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. ठीक है, हम लोग मोल भाव कर पा रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि फैन की इतनी प्राइस है, ठीक है, चेयर की इतना वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या ऐसा कुछ कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे. तो हमारा जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है हमें यही बताता है कि जिसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते वैसे ट्रांजैक्शन या वैसे इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे, और वो ट्रांजैक्शन या वो इवेंट जो कि केपेबल हो कि हम उन्हें एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे. अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब वही ट्रांजैक्शन और वही इवेंट हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ मनी. समझ आई बात? अब हम थर्ड प्रिंसिपल पर चलते हैं जो कि है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. देखिए ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि हमारा जो अकाउंटिंग का, हमारा जो बिजनेस का जो लाइफ स्पैन है उन्हें हमें टुकड़ों में बांट लेना चाहिए. ठीक है, ये टुकड़ों में क्यों बांटना चाहिए इसको समझिए. मान लीजिए कि हमें बेहतर प्लानिंग करनी है, ठीक है, कि हमें अपने बिजनेस को ऐसे ग्रोथ करना है, ऐसे एक्सपैंड करना है, ठीक है, इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए. तो इसके लिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम आगे के लिए प्लानिंग बना सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम एक पीरियड लेते हैं, से 1 ईयर. ठीक है, 1 ईयर का एक पीरियड लेते हैं. कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमने एक पीरियड लिया. ठीक है, अब इस पीरियड के आखिरी में हम देखते हैं कि हमारे पास कितना एसेट्स बचा है, कितनी लायबिलिटीज है, मतलब कितना बोझा है हम पर,
कितना हमारे पर लोन है, ठीक है, लाइबिलिटीज में ही हमारा लोन आ जाएगा, कितने को हमें पैसे देने हैं, कितनों से हमें पैसा लेना है, ठीक है, ये सभी चीज हमें जानना होगा, तभी तो हम फर्दर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है कि टुकड़ों में जो लाइफ स्पैन है बिजनेस की, उसे टुकड़ों में बांटो ताकि तुम उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सको, ठीक है, आउटकम देख सको। समझ आई बात? तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को देखिए अब। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज की लाइफ को इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी पीरियड। हर एक पीरियड के कंप्लीशन होने के बाद हम लोग जान सके कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, या फिर हम लोग मेजर कर सके कि पिछले साल में इतना हुआ था, इस साल में इतना हुआ। और ये जो हम लोग पीरियड में डिवाइड कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, ठीक है। और ये अकाउंटिंग पीरियड जरूरी नहीं कि 1 साल का ही हो, ये कितना भी, ये वैरी करता है बिजनेस के मुताबिक। कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ तो उसके हिसाब से, परमानेंट हुआ तो उसके हिसाब से। समझ आई बात? तो इन शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल वो कंसेप्ट है या वो प्रिंसिपल है जो हमें हेल्प करता है एक पीरियड का परफॉर्मेंस और उसके आउटकम को जानने के लिए। समझ आई बात? अब हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारे जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज याद है ना, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। इंटरेस्टेड पार्टीज वो होते हैं जिन्हें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में इंटरेस्ट होता है। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। और ये देखता कौन कौन है, हमारे ओनर देखते हैं, मैनेजर्स देखते हैं, ठीक है, बैंकर्स देखते हैं, इन्वेस्टर्स देखते हैं, शेयर होल्डर्स देखते हैं, क्रेडिटर्स देखते हैं, माने सप्लायर्स देखते हैं, हमारे कस्टमर जिन्हें हम डेटर के नाम से जानते हैं, डेटर्स देखते हैं। ये सभी हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर फर्दर डिसीजन लेते हैं कि हमारे साथ आगे काम करना है, नहीं करना है, किन चीजों में बदलाव लाना है, कौन सा चीज खराब है उसे ठीक करनी चाहिए। ये सब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम गलत इन्फो इन्हें प्रोवाइड करते हैं तो ये अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान है, ठीक है, अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एक कंसेप्ट बनाया गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। इसके तहत हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज को हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुली डिस्क्लोज कर देना है, ठीक है। समझ आई बात? मतलब कोई भी चीज उनसे छुपाना नहीं है, सभी चीज को सामने रख देना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स भी उनके साथ शेयर करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो रेलिवेंट है, जो दिखाना बनता है, वो हम लोग इंफॉर्मेशन दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंप्लीट और अच्छा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए जो हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब वो जो इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन वो सब हमें दिखाना होगा। रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स, हमारे इकोनॉमिक अफेयर्स का जितना भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें दिखाना होगा। समझ आई बात? अब फुल डिस्क्लोजर को एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार थोड़ा सा। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है वो हमें बताता है कि हमारे जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन्हें हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल्ली डिस्क्लोज कर देना होगा। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अच्छे से और कंप्लीटली प्रोवाइड करना है, कुछ भी चीज छुपाना नहीं है। समझ आई बात? अब हमारा फिफ्थ और लास्ट आज का मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। देखिए मेटेरियलिटी का पहले मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारे बिजनेस की टर्नओवर है 20 लाख रुपीज, 20 लाख हमारे टर्नओवर है, ठीक है। अगर हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है 50,000 का, तो देखिए 50,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है 50,000 का, तो क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, अलग से शो करेंगे? हाँ बिल्कुल, 50,000 बहुत बड़ा है, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस है इसकी, तो हम इसे अलग से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। वहीं पर वापस से हमारा 20 लाख ही टर्नओवर है
और ट्रांजैक्शन हुई 1 रुपए की या फिर 2 रुपए की, देखिए ये जो ट्रांजैक्शन हुआ 1 रुपए या 2 रुपए, इसमें हमारा क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन क्या हमें इसे अलग से हेडिंग में रिकॉर्ड करना होगा? नहीं, हमारे लिए भले ये इम्पोर्टेंट ना हो बट हमें इसे रिकॉर्ड करना है, लेकिन हम इसे अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सन्ड्री करके दिखाएंगे। ठीक है, सन्ड्री का मतलब छोटा मोटा, या फिर जिसमें बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे एक साथ आते हैं ना, उसे हम सन्ड्री कहते हैं। समझ आई बात? मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हमारे बिजनेस में जिस ट्रांजैक्शन की या किसी भी चीज की जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसकी मटेरियलिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके हिसाब से देखिए, जो हमारा 50,000 का ट्रांजैक्शन था, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी मटेरियलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा थी, और जो हमारे ट्रांजैक्शन हो रहा था 1 रुपए के या 2 रुपए के, उसकी मटेरियलिटी या उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए उतनी ज्यादा नहीं है। इससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे लिए ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इसकी मटेरियलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो हम लोग को जब मटेरियलिटी ज्यादा नहीं होती है तो हमें इसे अलग से हेडिंग में रिकॉर्ड नहीं करना। हाँ, ये रिकॉर्ड होगा मगर अलग से रिकॉर्ड नहीं होगा, इसे हमें सन्ड्री करके दिखा देना है। समझ आई बात? अब इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, मतलब जो अनइम्पोर्टेंट है, और बिंग इररेलेवेंट, मतलब रेलिवेंट नहीं है, बस छोटा मोटा है, टू द यूजर नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, मतलब जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसे नहीं दिखाना है। दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आर ईदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड इनटू विथ अदर आइटम्स, मतलब या तो इसे हम मर्ज करके दिखा देंगे या फिर कई बार दिखाते भी नहीं है, मतलब छोटा मोटा खर्चा करके दिखा देते हैं ऐसे। अदरवाइज स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरीली ओवरबर्डन्ड। अब देखिए, अगर हम छोटा मोटा खर्च का भी अलग से हेडिंग बनाकर शो कर रहे हैं तो उससे हमारा जो पेपर वर्क होगा वो कुछ ज्यादा ही ओवरबर्डन्ड हो जाएगा। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा बर्डन लेना पड़ेगा। इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें ये प्रिंसिपल दी गई है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है? जिसकी जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसे हम मटेरियलिटी कहते हैं उसकी। ठीक है, अब एक बार और हम रिव्यू कर लेते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट था अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हमें कहता है कि हमारा बिजनेस और ओनर दो अलग अलग अस्तित्व हैं और हमें ट्रांजैक्शन किन के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है? बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है, पहला। दूसरा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसके हिसाब से हम वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो एक्सप्रेस हो पाए इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो एक्सप्रेस ना हो पाए इन टर्म्स ऑफ मनी उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तीसरा जो हमारा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें दिया गया है ताकि हम एक पीरियड के परफॉर्मेंस आउटकम को जान सके, जो कि हमें हेल्प करेंगी फर्दर डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि हमें जो रेलिवेंट या फिर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू आवर बिजनेस एंटिटी, हमारे बिजनेस एंटिटी के, उन्हें हमें फुल डिस्क्लोज कर देना है। किनके सामने? हमारे इंटरेस्टेड पार्टी के सामने। समझ आई बात? पांचवा जो हमारा और मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ये देखिए बहुत जन को समझ नहीं आता, इसीलिए बार बार इस पे जोर दिया जा रहा है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि जो इररिलेवेंट आइटम्स है, जिनका ज्यादा मटेरियलिटी नहीं है, जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उन्हें हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। किसी भी मतलब बहुत सारे आइटम के साथ मर्ज करके उन्हें शो कर देना है, अलग से हमें हेडिंग नहीं दिखाना। समझ आई बात? सो गाइज, आज के लिए इतना ही। बाकी का हम लोग जो कंसेप्ट बच गया है वो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।